फतेहपुर नाम के एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक औरत रहती थी। कविता के पति की मौत हो गई थी। इस कारण कविता सदमे में आ गई थी और कुछ काम नहीं कर रही थी। कविता के 2 बेटियां थे। बड़ी बेटी का नाम बबीता और छोटी बेटी का नाम राधिका था। कविता की छोटी बेटी राधिका घर का सब काम करती थी और उसकी दूसरी ओर बबीता कोई काम नहीं करती थी और दिन भर आराम करती थी। राधिका बेटी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम घर का सब काम कर लेती हो और मेरी अच्छी देखभाल भी करती हो। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा। ये सुनकर राधिका खुश हो जाती है और कहती है, मुझे शादी नहीं करनी है माँ। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगी। माँ के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे करके कविता की तबीयत भी बिगड़ जाती है। बच्चों, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं मरने से पहले तुम दोनों की शादी करना चाहती थी, मगर शायद ये अब मुमकिन नहीं है। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं बेटी, अब डॉक्टर के पास जाना बेकार है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम दोनों के लिए 2 लाख रुपए जमा किया है। तुम दोनों उसे आधा आधा बांट लेना और उस पैसों से शादी कर लेना। ये सुनकर बबीता और राधिका निराश हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद कविता गुजर जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और बबीता और राधिका अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन बबीता राधिका के पास जाती है और उससे कहती है, राधिका, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मुझे एक अच्छा रिश्ता आया है और जल्द ही मेरी शादी होने वाली है, मगर इसमें एक समस्या है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ और बाबा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। वैसे अब तुम्हें किस चीज़ की समस्या है, मुझे बताओ। माँ ने शादी के लिए हम दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए थे, मगर मैंने अपने हिस्से के पैसे खर्च कर दिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने 1 लाख रुपए मुझे दे दो ताकि मैं शादी कर लूँ। मैं कुछ दिन बाद तुम्हें 1 लाख रुपए वापस कर दूँगी। ये सुनकर राधिका कहती है, अरे दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं आपको मेरे पैसे दे दूँगी, आप अच्छे से शादी कर लीजिए। और वैसे भी मेरी शादी के लिए अभी वक्त है। तुम जब तक मेरे पैसे लौटा देना। इस तरह बबीता राधिका के पैसे ले लेती है और अपनी शादी में खर्च कर देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब राधिका की शादी की उम्र हो जाती है। राधिका अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, दीदी, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे बहुत रिश्ते आ रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आजकल शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो पैसे लौटा दें ताकि मैं भी अपनी शादी कर लूँ। ये सुनकर बबीता गुस्से में आ जाती है और कहती है, हाँ, मुझे पता है, मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिए हैं, मगर मेरे पास तुम्हें वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। वैसे भी शादी करने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है और ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि शादी के लिए इतने पैसे खर्च करें। ये सुनकर राधिका निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। राधिका जंगल में से गुजर रही होती है और वो एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। माँ ने मरने से पहले हम दोनों के लिए पैसे छोड़े थे, मगर दीदी ने सब पैसे खर्च कर दिए और मुझे कुछ नहीं छोड़ा। इस तरह राधिका रोने लगती है और तभी वहाँ से एक पेड़ में से आवाज़ आती है, रोना बंद करो राधिका, मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है। मुझे पता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम्हारा फिक्र करने का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हें एक सोने की पोटली देती हूँ, इससे तुम अपने ख्वाहिशात पूरे कर सकते हो। इसके बाद राधिका के सामने एक सोने की पोटली आ जाती है। ये देखकर राधिका खुश हो जाती है और उस पेड़ से कहती है, धन्यवाद ओ महान पेड़, तुमने मेरी दुख को समझा है और मेरी मदद की है। ऐसी कोई बात नहीं राधिका, ज़रूरतमंद की मदद करना मेरा कर्तव्य है। अभी तुम इस पोटली को लेकर अपने घर जाओ। इसके बाद राधिका उस पोटली को लेकर घर वापस चली जाती है।
कुछ दिन बाद उसकी शादी गांव के एक शरीफ लड़के से हो जाती है। राधिका अपनी शादी में उसकी बहन बबीता को भी बुलाती है। बबीता राधिका के पास जाती है और कहती है, अरे वाह राधिका, तुमने तो बड़ी आलीशान शादी की है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? ये सुनकर राधिका हंसने लगती है और कहती है, दीदी ये तो माँ का प्यार है और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इस तरह राधिका की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और वो एक खुशहाल जीवन बिताती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि बहुत गरीब थी और वो जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेल रही थी। अंजलि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अंजलि को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन इस गरीबी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अंजलि पैसे कमाने की खातिर एक घर में नौकरानी का काम करती थी। इस तरह अंजलि दिन में काम करती है और रात में पढ़ाई करती है। एक बार अंजलि की मेहनत को देखकर उसके पिताजी कहते हैं, बेटी अंजलि, तुम कितनी मेहनती हो। दिन में काम करके पैसे कमाती हो और रात भर मेहनत करके पढ़ाई करती हो। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मेरे इस बुढ़ापे के कारण मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ। अपने पिताजी को निराश देखकर अंजलि कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप क्यों अपना दिल दुखाते हो। इस उम्र में आप लोगों की देखभाल करना तो मेरा फ़र्ज़ है और वैसे भी मुझे ये काम बहुत आसान लगता है। सुबह होने पर अंजलि उठ जाती है और तैयार होकर वो काम पर चली जाती है। मालकिन के घर पहुंचकर वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। काम पूरा होने के बाद अंजलि अपने मालकिन के पास जाती है और उनसे कहती है, मालकिन, घर का पूरा काम हो गया है और मेरे जाने का वक्त भी हो गया है। अरे, इतनी जल्दी काम हो गया? इतनी जल्दी घर जाकर तो क्या करेगी? यहाँ थोड़ी देर बैठ जा, कुछ काम निकलेगा तो कर लेना। नहीं मालकिन, मैंने आज मन लगाकर काम जल्दी ख़त्म कर दिया है क्योंकि मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है। अंजलि की बात सुनकर समता हंसने लगती है और कहती है, पढ़ाई और तुम? हा 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 हा, तुम कैसे पढ़ाई करोगी? तुम तो एक काम वाली हो। देखो, वैसे भी तुम्हारे घर में पैसों की सख्त ज़रूरत है। यहाँ काम करोगी तो कुछ पैसे कमा पाओगी, ये पढ़ाई से तुम्हारा वक्त ख़राब होगा। कुछ देर बाद समता अंजलि को घर जाने की इजाज़त देती है और अंजलि वहाँ से निराश होकर चले जाती है। समता का एक बेटा है जिसका नाम राज है। राज भी अंजलि की तरह डॉक्टर की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। राज के पास एग्ज़ाम पास होने के कई बुक्स थे। राज के पास हर चीज़ होने के बावजूद वो पढ़ाई नहीं करता था। राज हमेशा अपने फ़ोन में गेम्स खेला करता था और अपने दोस्तों के साथ फिरा करता था। एक दिन अंजलि घर का पूरा काम ख़त्म कर देती है और घर वापस जाने के लिए समता से पूछती है, मालकिन, घर का सब काम ख़त्म हो गया है, मैं अब घर वापस जा रही हूँ। नहीं, आज तुम घर नहीं जा सकती हो, आज घर में दावत है, तुम्हें रात भर यहाँ रुकना होगा और काम ख़त्म करके जाना होगा। मगर मालकिन, मैं जब तक क्या करूँगी? आपको तो पता है कि मैं भी राज की तरह डॉक्टर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं राज के बुक्स लेकर पढ़ाई कर सकती हूँ? अंजलि ये कहती है, तभी वहाँ राज आ जाता है और अंजलि की बात सुनकर राज और उसकी माँ समता हंसने लगते हैं। पढ़ाई और तुम काम वाली हो तो काम वाली की तरह बनकर रहो, तुमसे ये पढ़ने लिखना नहीं होगा और वैसे भी तुम्हें पता है ये किताबें कितने महंगी हैं। इसके बाद समता कहती है, ठीक है अंजलि, तुम ये किताबें लेकर पढ़ सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें ये किताबें चाहिए तो तुम्हें रोज़ ज़्यादा काम करना होगा।
ये सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और ज़्यादा काम करने के बदले किताबें मिलने की बात को मान लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर अंजलि समता के घर में ज़्यादा काम करती है और वापसी में वो राज की किताबें लेकर घर जाती है और रात भर पढ़ाई करती है। इसकी दूसरी तरफ राज पढ़ाई नहीं करता है और दिन भर फ़ोन में गेम्स खेलता रहता है और दोस्तों के साथ बाहर फिरता है। कुछ दिन बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में अंजलि पास हो जाती है और इसकी दूसरी तरफ राज एग्ज़ाम में पास नहीं होता है। अंजलि का एडमिशन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाता है और उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है। पैसे मिलने के कारण अंजलि के घर में उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने मेहनत के साथ साथ पढ़ाई भी की है और इस घर को संभाला है। अब तुम कॉलेज जाओ और जल्दी से डॉक्टर बन जाओ ताकि मैं गांव में सबसे गर्व से कह सकूं कि मेरी बेटी डॉक्टर है। इससे अंजलि खुश हो जाती है और अपने मालकिन के घर जाती है। अंजलि को देखकर समता गुस्से में आती है और कहती है, आ गई करमजली, घर में बहुत काम पड़ा है और तू आज बहुत देर से आई है। बता, आज तुझे इतनी देर क्यों हुई है? मालकिन, मैं आपको बताने ही वाली थी। आज मेडिकल के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और मेरा एडमिशन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो गया है। अब मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही है। मुझे कल से कॉलेज जाना होगा, इस कारण मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। ये सुनकर समता के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे ये क्या कह रही हो? तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है? मैंने राज को इतनी महंगी किताबें दिलाई है और वो एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया और तुमने उस एग्ज़ाम को पास कर दिया। इसके बाद अंजलि समता को एक आखिरी बार मिलकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि महंगी किताबें और महंगे सामान इस्तेमाल करने से कुछ हासिल नहीं होता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश की एक पत्नी थी जिसका नाम माधुरी था। माधुरी और सुरेश मिलकर समोसे बनाते थे और उसे अपनी दुकान में बेचते थे। एक दिन सुरेश की दुकान पर एक भूखा आदमी आता है और कहता है, सुनो मेरे भाई, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मैं तुम्हें पैसे बाद में लौटा दूँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आप यहाँ आकर समोसे खा लीजिए। इस तरह सुरेश उस आदमी को खाना खिलाता है और वो आदमी खाना खाकर दुआ देकर चला जाता है। इसे माधुरी देख लेती है और गुस्से में आ जाती है और सुरेश के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हो? इस तरह आप लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो कैसे चलेगा? आपको तो पता ही है कि हमारे पास पैसों की कमी है। माधुरी, भूखों को खाना खिलाना हमारा कर्तव्य है। तुम पैसों की फिक्र मत करो, हर चीज़ ठीक हो जाएगा। शाम तक होते होते सुरेश और माधुरी के समोसे बिक जाते हैं और वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद माधुरी सुरेश से कहती है, देखा, मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसा खाना मुफ्त में बांटना नहीं चाहिए। अब देखिए, आज हमने कम पैसे कमाए हैं। माधुरी, तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। इसके बाद माधुरी पैसे लेकर अंदर जाती है और एक बॉक्स में रख देती है। रात होने पर सुरेश और माधुरी सो जाते हैं। तभी वहाँ रात में एक चोर आ जाता है। अरे वाह, ये दोनों तो सो रहे हैं। एक बार देख लेता हूँ, कहीं कुछ कीमती चीज मिल जाए। वो चोर घर के अंदर चला जाता है और उसे पैसों का बॉक्स मिलता है। अरे वाह, ये बॉक्स में तो बहुत पैसे हैं। एक काम करता हूँ, ये बॉक्स को चोरी कर लेता हूँ और छुपके से यहाँ से निकल जाता हूँ।
इसके बाद वो चोर पैसों का बॉक्स लेकर वहां से चला जाता है। सुबह होने के बाद माधुरी कमरे में जाती है और पैसों का बॉक्स ढूंढने लगती है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे वो बॉक्स नहीं मिलता है। इससे परेशान होकर माधुरी सुरेश को बुलाती है। सुनिए जी, आपने जो पैसों का बॉक्स दिया था वो बॉक्स नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है कल रात कोई चोर घर पर आ गया था और बॉक्स चोरी कर चला गया। हाँ, और सब पैसे भी चले गए। पहले आप लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हो, जिस कारण हमारा फ़ायदा कम हो गया है, और अब जो पैसे थे हमारे पास वो भी चोरी हो गए हैं। देखो माधुरी, तुम इतना परेशान ना हो। हम आज से मेहनत शुरू कर देंगे और फिर से पैसे कमा लेंगे। इसके दूसरे दिन सुरेश और माधुरी मिलकर समोसे बनाते हैं और दुकान खोलते हैं। उनकी दुकान अच्छे से चल रही होती है और कुछ देर बाद एक आदमी सुरेश के पास जाता है और कहता है, भाई, मेरा नाम संदीप है। कुछ दिन पहले मैंने आपकी दुकान पर समोसे खाए हैं। उस समय मैं बहुत भूखा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। आपने मुझे बिना कोई पैसे लिए समोसे खिलाया है। मैं आपको पैसे वापस करने आया हूँ। देखिए, मेरे पास ये धान की बोरी है, आप इसे अपने पास रख ले। नहीं भाई साहब, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और भूखों को खाना खिलाना तो मेरा कर्तव्य है। नहीं भाई, मगर मुझे आपका उधार लौटाना होगा। आप ये धान की बोरी रख लीजिए, मगर एक चीज़ याद रखें कि इस बोरी को आप घर जाकर ही खोलें। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये देखकर माधुरी सुरेश के पास जाती है और कहती है, ये क्या उस आदमी ने धान की बोरी दिया है? इसका हम क्या करेंगे? इससे अच्छा वो हमें पैसे लौटा देता तो बहुत बेहतर होता। शाम तक होते होते उनकी दुकान के समोसे बिक जाते हैं और वो वहाँ से घर वापस चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद सुरेश वो बोरी को टेबल पर रख देता है। कुछ देर बाद माधुरी उस टेबल के पास आती है और वो बोरी खोलकर देखती है। बोरी खोलने के बाद माधुरी खुशी से चिल्लाती है, अरे वाह, इस बोरी में तो सोना है, ये बहुत अच्छा हुआ। माधुरी की आवाज़ सुनकर सुरेश वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माधुरी, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? सुरेश, ये बोरी जो उस आदमी ने दिया है उसमें से सोना निकला है। बोरी में सोना है? ऐसा कैसा हो सकता है? उस आदमी ने तो कहा था कि उसमें धान है। सुरेश को उस आदमी की बात याद आती है कि वो बोरी सिर्फ घर जाकर ही खोलना है। वो आदमी बोले बिना ही हमें सोना देना चाहता था, इसीलिए उसने हमें ये बोरी घर जाकर खोलने को कहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी ऊपर वाला हमारी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।